वैसे तो देश भर में बलराम जयंती और जन्माष्टमी जैसे त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद से इन त्योहारों की भव्यता और दिव्यता बढ़ गई है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये पर्व अब सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि सांस्कृतिक महोत्सव के साथ साथ आम लोगों की भागीदारी का प्रतीक भी बन गए हैं। यही वजह है कि इस बार भक्ति, संस्कृति और बच्चों की मुस्कान अब हर मंदिर और घर घर तक पहुंच रही है। लेकिन कांग्रेस इन आयोजनों पर सवाल खड़े कर रही है और इसे इवेंटबाजी करार दे रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री इसे किसानों और जनता के कल्याण से जोड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में श्री कृष्ण पर्व महोत्सव की शुरुआत 18 अगस्त तक मनेगी 5 दिन की जन्माष्टमी। आज बलराम जयंती से हुई शुरुआत। कृषि और किसानों के कल्याण से जुड़ा पर्व। मुख्यमंत्री ने 82 लाख से ज्यादा किसानों को दी सौगात। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की दूसरी किश्त जारी। जन्माष्टमी पर 3000 मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान, 155 सांस्कृतिक कार्यक्रम, 1000 से ज्यादा कलाकार, मंदिरों में मटकी फोड़, रासलीला, भजन संध्या के आयोजन, मंदिरों में अनुपम श्रृंगार के लिए 1.5 लाख रुपए के 3 पुरस्कार, 1 लाख रुपए के 5 और 51,000 रुपए के 7 पुरस्कार होंगे वितरित। प्रदेश के सभी होटलों में जन्माष्टमी मनाए जाने की अनोखी पहल। सीएम गीता भवनों की स्थापना के लिए करेंगे भूमि पूजन। सीएम हाउस में होगा मुख्य आयोजन। श्री कृष्ण की वेशभूषा में सीएम हाउस पहुंचेंगे बाल गोपाल। बाल गोपालों को माखन मिश्री खिलाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। कृष्ण भक्ति और विकास दोनों का संगम। किसानों के आदर्श देवता जब आज भगवान कृष्ण के साथ बलराम की जयंती मना रहे हैं, हमारी सरकार के माध्यम से भी 83 लाख किसानों के खाते में 1650 करोड़ से ज्यादा की राशि आज किसान भाई बहन के खाते में जा रही, और इसी के बलबूते पर हमारा मध्य प्रदेश कृषि का सबसे तेज गति से उन्नति करने वाला राज्य के रूप में जाना जाता है। वहीं कांग्रेस इस आयोजन पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता का कहना है कि सरकार सिर्फ इवेंटबाजी कर रही है। धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम समाज पर छोड़ देना चाहिए। सरकार को इस तरह के आयोजन नहीं करने चाहिए। जो कार्यक्रम समाज के हैं, जो कार्यक्रम जनता के हैं, जिन कार्यक्रमों को घर घर में मनाया जाता है, उसको अब सरकार बनाने लगी है। तो ये तो जो है जनता का त्योहार, जनता का पर्व, जनता की संस्कृति को जब सरकारें जो है समेटने लगती हैं, समाज का नुकसान होता है। बहरहाल मध्य प्रदेश में जन्माष्टमी और बलराम जयंती इस बार सिर्फ पूजा का त्योहार नहीं, बल्कि बच्चों की मुस्कान, किसानों की खुशियां और संस्कृति का नया रंग लेकर आई है। बीजेपी इसे संस्कृति, भक्ति और जन कल्याण का प्रतीक मान रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे जनता की असली समस्याओं से ध्यान भटकाने का माध्यम बता रही है। ऐसे में ये पर्व अब न केवल धार्मिक उत्सव बल्कि सांस्कृतिक पहचान और राजनीतिक बहस का केंद्र भी बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। एजेंडे में आज चर्चा करेंगे जन्माष्टमी से जनमन तक। दरअसल जब से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कुर्सी संभाली है, तब से उनका बहुत फोकस है कृष्ण पर, बलराम पर। बलराम यानी किसान, और पूरे प्रोग्राम इन्हीं पर सेंटर्ड हो रहे हैं। कह सकते हैं गाय, गौरी, गोपाल, ये उनके एजेंडे में है। और आज एक बड़ा प्रोग्राम मंडला में हुआ, जहां किसानों सम्मान निधि किसानों के खाते में ट्रांसफ़र की गई। साथ ही यह भी तय हुआ कि अब चूँकि जन्माष्टमी भी निकट है, इस बार जन्माष्टमी आज से ही शुरू हो गई। मतलब बलराम जयंती से ही मान लीजिए आप इसको, इससे शुरुआत हो गई और ये 2 दिन बाद तक चलेगी। माने जन्माष्टमी का पर्व इस बार 5 दिवसीय मनेगा। तो जन्माष्टमी की छठा एक अलग दिखाई देगी इस बार, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है और बहुत से तरह के प्रोग्राम लॉन्च हो रहे हैं। बहुत से तरह की कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई गई है। ग्वाल गोपाल सजी धजी वेशभूषा में सीएम हाउस पहुंचेंगे। सीएम हाउस में मुख्य प्रोग्राम होगा। कुल मिला के कि जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जाए, किसानों का ख्याल रखा जाए,
बलराम के बहाने वही है, किसान केंद्र में है। तो ये सब एक अलग रंग नज़र आ रहा है मुख्यमंत्री के बाद। और ये भी आप देखिए कि मुख्यमंत्री बार बार अपने भाषणों में कहते हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में आज़ादी के बाद से अब तक 2003 तक का वो इतिहास दिखाते हैं, खासतौर पर किसानों के मामले में, कि 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी। 7.5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने 1.25 साल के कार्यकाल में कर दी, और अब करीब 50 लाख से ज़्यादा हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है। तो ये किसान के कल्याणों के लिए, सिंचाई के लिए बहुत बड़ा काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया। इसके पहले सरकार को कृषि कर्मण अवार्ड से भी नवाजे गए। तो सरकार का मेन फोकस इसी पे है। और बलराम जयंती हो तो क्या कहने, तो आज इसी पर एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था। इसी पर सब बातों पर आज प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नज़र। जन्माष्टमी की भव्यता सांस्कृतिक पहचान को कितनी करेगी मजबूत? किसानों को उत्सव से जोड़ना, क्या यह विकास का नया मॉडल? जनता को कितना जोड़ पाएगा भक्ति, संस्कृति और विकास का ये संगम? इस आयोजन पर कांग्रेस क्यों उठा रही सवाल? तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स। और डिबेट ओपन करूं उसके पहले तमाम मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ बीजेपी के मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर प्रेम व्यास हैं। प्रेम व्यास जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के सचिव पवन पटेल जी हमारे साथ हैं। पवन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी हमारे साथ हैं। तो देवदत्त दुबे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले प्रेम व्यास जी, आपसे, क्या सरकार का थोड़ा सा भगवान राम से अब थोड़ा सा टर्न हो रहा है भगवान कृष्ण की तरफ, जिस दिशा में आपकी सरकार जा रही है? कृष्ण पर बहुत फोकस है। नहीं योगीराज जी, देखिए 26 मई 2014 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी, और उसी वर्ष लंडे संडे गार्जियन ने अपने एडिटोरियल पेज में लिखा था कि अब भारत में वो सरकार है जो पूर्णतया भारतीय संस्कारों के साथ आई है। तो मुझे लगता है कि ये बात उन लोगों को समझ आ गई थी, लेकिन यहाँ पे लोगों को आज भी समझ नहीं आ रही है। आज भी इन लोगों को लगता है कि ये इवेंट है, भाई हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कार है, और हमारी परंपरा और संस्कृति और संस्कारों को इवेंट कहने वाले लोग, मुझे लगता है कि ये विपक्ष का वही चरित्र है जो इनको इन संस्कृति और संस्कारों से कोसों दूर ले जाते हैं। उसका कारण है ना, तुष्टीकरण की राजनीति में अकंठ डूबे हुए लोग हैं। राम मंदिर को इवेंट कहा था, आपको ध्यान होगा कि राम मंदिर इवेंट है। उसके बाद कुंभ को इवेंट कहा था। उसके बाद में जब हनुमान चालीसा एक थाना परिसर में हुई थी, तो उसके लिए आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब कह रहे थे कि हम यहाँ पे बकरीद मनाएंगे। ये वही लोग हैं जो इस तरह के दुष्कृत्यों को करते हैं। जब आदरणीय शिवराज सिंह चौहान कन्याओं का पाद पूजन करते हैं तो ये उसको ढोंग बताते हैं। जब जो है संत समाज आकर उद्बोधन देता है तो उस संत समाज को जो है ये सांड बताते हैं, और कथावाचकों को ये दुकान बताते हैं। आदरणीय जो शिव जी है उनके खिलाफ औरंगजेब को महान बताते हैं, राणा सांगा को इनके लोग जो है गद्दार बताते हैं। तो ये लोग कहां से संस्कृति और संस्कारों की बात करेंगे? भाई संस्कृति और संस्कारों की बात अगर करेंगे तो ये रामकृष्ण का देश है ना, यहाँ पर रामकृष्ण की बात भी होगी, उसको पढ़ाया भी जाएगा। रॉबर्ट ओपनहाइमर, जिसने एटम बम का आविष्कार कहा था, उसने कहा है खुले तौर पर कि मैंने गीता जी के संवादों को पढ़ने के बाद एक समय ऐसा था कि मैं जो है अंधकारमय जीवन व्यतीत कर रहा था और मैं नेगेटिव हो चुका था पूरा। उसके बाद मैंने गीता जी पढ़ी और उसके बाद मैंने एटम बम का आविष्कार करा। तो रॉबर्ट ओपनहाइमर को समझ में आ गया गीता जी क्या है। और यहाँ पर एक बाल बुद्धि कहते हैं कि गीता जिहाद का संदेश देती है, और वो विदेशों में जाके बाल बुद्धि इस तरह की बात करते हैं। तो मुझे लगता है जो इस तरह के चरित्र में है, जो इस तरह के कृत्यों में लिप्त है, निश्चित रूप से उसको इवेंट प्रदर्शित होगा। दूसरी तरफ हमारा तो नैतिक कर्तव्य है कि हम जो है जनता के मध्य में, क्योंकि जनता के जनप्रतिनिधि के रूप में हम कार्य कर रहे हैं, तो हमारी परंपराओं को, हमारी संस्कृति को, हमारी संस्कारों को निश्चित रूप से जनता के मध्य में ले जाना, चाहे वो बलराम जयंती के माध्यम से हो, कृष्ण जन्माष्टमी के माध्यम से हो। अब आपने तो बम बनाने वाले रॉबर्ट का नाम ले दिया, वो कांग्रेस के तो रॉबर्ट कोई दूसरे हैं। लेकिन एक बात यह है कि संस्कृति से सरकार को जोड़ना या सरकार के कार्यक्रमों को जोड़ना और संस्कृति उसमें साथ साथ चले, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। पवन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि देखिए छोटी छोटी बातें हैं, भले ही आप इसको राजनीतिक चश्मे से देखें वो अलग बात है, लेकिन ये बात भी सही है कि सरकार के कार्यक्रमों में यदि कन्याओं का पूजन हो रहा है
ये एक अपने आप में बड़ा परिवर्तन है। इसको हम भले ही डे टू डे रूटीन की प्रणाली मान के भला हम इसको थोड़ा सा साइड चले जाएं, लेकिन ये है तो बड़ा चेंज, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम शुरू हो रहा है कन्या पूजन से शुरू हो रहा है। ये हमारी भारतीय संस्कृति भी रही, तो यदि संस्कृति के साथ सरकार के काम हों तो मुझे ऐसा लगता है कुछ इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, कन्या पूजन करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस कन्या की रक्षा करना भी सरकार का फर्ज है। ऐसा नहीं कि आज आप कन्या पूजन कर दिए 10 दिन बाद वो कन्या का खेत में 100 मिले। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है, हम कहते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी 5 दिन क्यों, हम कहते पूरे साल मनाइए ना। अगर कृष्ण जन्माष्टमी मनाने से किसान दुगनी आय किसान की हो रही है, किसान खुशहाल हो रहा है, हर बच्चे की मुस्कुराहट में हो रही, तो हम स्वागत करेंगे, बुलाइए कल। हम कहते हैं पूरे साल मनाइए कृष्ण जन्माष्टमी, लेकिन इनका दोहरा चरित्र समझने का प्रयास करिए। जब से हम पैदा हुए उसके पहले से हमारे यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हुए आ रहे हैं, हमेशा पता नहीं कितने सालों से मनाते आ रहे हैं। ये आज ऐसा कर रहे हैं कि जैसे मोहन यादव जी आए तो कृष्ण जन्माष्टमी मनाने लगे। इनकी सोच को समझने का प्रयास करिए। बलराम जयंती मना देंगे तो उससे किसान का कर्जा खत्म हो जाएगा। जो 27 रुपए किसान की प्रतिदिन आय है वो आय बढ़ जाएगी। ये ढकोसलों की सरकार है, ये बड़े बड़े इवेंट बना देंगे ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने का। अभी मोहन यादव जी बोल रहे थे कितने लाख करोड़ पर किसान को कितना मिला वो भी बता देते ना भैया ना। वो 1000 करोड़ तो कितने किसानों में डिवाइड हुआ वो नहीं बताएंगे। लाडली बहना के पूजन कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन 3000 देने के लिए लाडली बहना से झूठ बोलेंगे। तो जो इनका दोहरा चरित्र उसको समझने का प्रयास करिए। हम तो कहते हैं मनाए किसमें, मैं स्वागत करता हूँ भैया, पूरी कांग्रेस पार्टी स्वागत करेगी, लेकिन 5 दिन के बाद भी जो किसान है उसके चेहरे पे मुस्कान बनी रहनी चाहिए ना। किसान का कर्जा माफ नहीं करेंगे, किसान को खाद की यूरिया देने के लिए 5-5 बजे तक रात भर लाइन में लगता है और सुबह खाली हाथ चला आता है। तब वो बलराम जयंती की याद नहीं आती इनको? तब नहीं लगता कि हमारा किसान अन्नदाता भूखा मर रहा है? जीएसटी लगा देंगे, किसान जो जिन उपकरणों को यूज करता है उस पर जीएसटी ठोक देंगे। किसान को कर्जा कम करने का कोई प्रावधान नहीं है और कहेंगे बलराम जयंती मना रहे हैं। तो दोहरा चरित्र तो मुझे लगता है हर आदमी को बोलना चाहिए, कांग्रेस के नाते नहीं, एक आम व्यक्ति के आपके सवाल का जवाब मैं ले लेता हूँ प्रेम व्यास जी से। प्रेम जी, क्यों याद नहीं आती आपके साथ बलराम जी जब किसानों की बात होती है? 2003 के पूर्व में योगीराज जी जब इन कार्यक्रमों को यहाँ नहीं किया जा रहा था तब तो स्वर्णिम काल था भारत का। तब तो भारत में जो है सब चीजें बहुत बेहतर थी। तब जो है आज जिसे जो 14 से 11वीं पोजीशन पर पहुंचा था उस समय तो फर्स्ट पोजीशन पर था। मध्य प्रदेश में 2003 के पूर्व में आप देखेंगे कॉलेज और विद्यालयों की संख्या क्या थी, मध्य प्रदेश में सड़कों की संख्या क्या थी, मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेजेस की संख्या क्या थी। तो स्वर्णिम दौर चल रहा था। और अभी देखा गया ना, एक तरफ विरोध किया जा रहा था और दूसरी तरफ बिहार में जो है टोपी पहनकर स्वागत किया जा रहा था। एक तरफ कहा जा रहा था कि कुंभ फालतू है और मध्य प्रदेश में कन्या पूजन फालतू है, लेकिन विशेष धर्म के कार्यक्रम में सरकारी सहायताओं के साथ पहुंचना वो इनका नैतिक कर्तव्य था। दूसरी बात है, किसानों की बात की गई तो बताइए ना, कांग्रेस का कौन सा राज्य है जहां पर किसानों को किसान सम्मान निधि मध्य प्रदेश की तरह दी जा रही है? मैं चैलेंज कर रहा हूं पवन जी को, बता दीजिए। उसके बाद में आप बताइए जो फसल बीमा जो इस बार दिया गया 1383 करोड़ रुपए, ये कांग्रेस के किस काल में, किस समय में, किस राज्य में कितने किसानों को दी गए? 22 फसलों पर एमएसपी दी है। पवन जी बता दे कि 22 फसलों पर एमएसपी 2014 के पहले कब दी गई थी? और उसके बाद जो महंगाई की बात करते हैं, आज महंगाई इन्फ्लेशन कम है और ग्रोथ रेट ज्यादा है। कांग्रेस के शासन में इन्फ्लेशन ज्यादा हुआ। जी वो बता रहे हैं, एक मिनट आप सुन ले जरा, एक मिनट बताइए साहब पवन पटेल जी, कौन से राज्य में किसान सम्मान निधि दी जा रही है आपके यहाँ? पवन जी आवाज आ रही मेरी आपको? अच्छा, अभी पवन जी से कॉल कट गया है। मैं जरा दुबे जी से कमेंट ले लेता हूँ। दुबे जी, इस तरीके के जो प्रोग्राम कर रही है सरकार, इस बार जन्माष्टमी जो 5 दिन की मनाई जाएगी और यहाँ तक कि प्राइवेट होटलों को तक कहा गया है कि आकर्षक साज सज्जा रखें, कुछ पुरस्कार तय किए गए हैं, जो बहुत अच्छे झांकी बनाएंगे, साज सज्जा करेंगे, उनको अलग अलग तरह के पुरस्कार की घोषणा की गई। तो ये सारे जो प्रयास हैं ये कितना असर डालते हैं सरकार के कामों पर और संस्कृति पर? देखिए, हर राजनीतिक दल का अपना कार्यक्रम होता है और भाजपा सरकार में जो शुरुआती चर्चा चल रही थी, राम मंदिर बन चुका है और श्री यादव मुख्यमंत्री है, कृष्ण भक्त अपने आप मानते ही है, तो कृष्ण भक्ति का उफान जो
उज्जैन से हैं, जहाँ संदीपनी आश्रम है, जहाँ कृष्ण जी बलराम दाऊद ने शिक्षा ग्रहण की। तो स्वाभाविक है, जो होता है मन के अंदर, तो वो जब ये होता है तो आता है दिमाग में, दिल में। तो एक तरह से उत्सव का रूप बड़ा कर दिया कृष्ण जन्माष्टमी का। वैसे तो कृष्ण से क्या, कृष्ण मैं तो है ही दुनिया, उन्होंने जो कर्म का सिद्धांत गीता में दिया है, तो हर आदमी के लिए जरूरी है। जब ये कहा गया विश्व धर्म संसद सम्मेलन में कि कृष्णम वंदे जगत गुरु, भारत की तरफ से पांडुरंग शास्त्री ने कहा, तो दुनिया के लोगों ने कहा कि ये जगत गुरु कैसे हो सकते, भारत के हो सकते, हिंदुओं को हो सकते, जगत के गुरु कैसे हो सकते। तब वहां सिद्ध किया गया कि उन्होंने चूंकि गीता में जो उपदेश दिया है, न केवल वो हिंदुओं के लिए, न भारतवर्ष के लिए, वो प्रत्येक मानव के लिए जो इस दुनिया में, इसलिए वो जगत के गुरु हुए और शाश्वत है। वो आज भी, कल भी, हमेशा रहेगी। जब तक दुनिया रहेगी, जब तक उन्होंने जो गीता में उपदेश दिया है वो हमेशा रहेगा जी। तो असल बात तो यही है कि कृष्ण और राम हमारे जीवन में दो जो है, इनसे हमारा जीवन शराब हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दिव्य जी आप। ये बड़ी दार्शनिक बात है वैसे, क्योंकि क्या है, बिना कृष्ण के जीवन संभव नहीं है और बिना गीता के भी जीवन संभव नहीं है। एकमात्र देव यदि कोई है तो कृष्ण है, और एकमात्र कोई शास्त्र है तो वो गीता है जो सर्वमान्य है। तो ये तो खैर इसमें कोई दोहराए नहीं। और अभी एक प्रेम व्यास जी ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि एटम बम तो उन्होंने गीता पढ़ के ही बनाया। तो गीता के बहुत सारे आयाम है, अपन कभी इस पर गीता पर डिबेट करेंगे तो एक बहुत बड़े इंटरेस्टिंग डिबेट होगी। लेकिन फिलहाल चूंकि आपने टच किया था तो मैंने जरा सी जानकारी दी। पर एक पवन पटेल जी से संपर्क कट गया था। पवन जी, दो एक सवाल प्रेम व्यास जी के थे और आप बोलना भी चाह रहे थे, पर शायद डिस्कनेक्ट हो गए आप। एक तो ये बताइए कि किस राज्य में, आपके कांग्रेस शासित राज्य में किसान सम्मान निधि दी जाती है, और बाकी भी आप यदि बताना चाहें तो जरूर अपने राज्यों का उल्लेख कीजिए। देखिए, किसान सम्मान निधि, लाडली बहना, भारतीय जनता पार्टी के नाम तो बहुत बड़े होते हैं। हमने तो किसानों का सम्मान किया है। किसी राज्य को छोड़ दीजिए, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हो, 27 लाख किसानों का कर्जा माननीय कमलनाथ जी ने 16 महीना से कम समय काम करने को मिला। इनके मंत्री कमल पटेल सदन में किए हैं। ये अब ये प्रेम व्यास जी गलत बात है। आपके बकवास को मैंने सुनी, आप मेरी बात सुनिए। बकवास नहीं बोलते आपको पवन जी, बकवास तो आप कर रहे हैं। आप बताइए ना किस राज्य में दे रहे हैं, मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। पवन जी, आप जो ये बोल रहे हैं, एक ही तो प्रश्न पवन जी, मेरी बात होने देंगे कि नहीं होने देंगे? ये भाजपा को अच्छा ट्रेनिंग दी जाती है। जब आप तो मेरी सुनिए आप ना। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए, मैं कहता हूँ गीता के पाठ करिए, गीता पाठ करिए, बहुत बड़ा योग करिए, पूरे साल मनाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो गीता के पाठ, जो गीता सिखाया जाए, तो उसको भी चरितार्थ करोगे कि नहीं करोगे? राम राज्य की परिकल्पना को साकार करोगे आप कि नहीं करोगे? सिर्फ राम आयोजन कर दोगे? इवेंट मैनेजमेंट कंपनी इसलिए भाजपा कहलाती है कि आप इवेंट कर देते हो, लेकिन उसके बीच में जो मूल भावना होती है, जिसको आप विज्ञापन में दिखाते हो, उसको चरितार्थ नहीं करते हो। 2 मिनट में निवेदन करूंगा, मेरा एक उदाहरण ले लीजिए। अभी कैग की रिपोर्ट आई थी, किसान कल्याण की, 5.5 करोड़ करीब दिया, तो उसमें 5 करोड़ करीब का अधिकारियों ने गाड़ियां खरीद ली। 17 और 22 के बीच में जो खाद किसानों को, बलराम जी को जो खाद चाहिए थी ना, वो खाद नहीं दिया। जो खाद अवेलेबल थी उसको दे दिया। जो सैंपलिंग को प्रयोग करने के लिए 18 प्रयोगशालाओं की रिक्वायरमेंट थी, सिर्फ 6 प्रयोगशाला, उसमें भी एम्प्लॉय नहीं है, काम करने वाले नहीं है। इसके बाद 23-24 में 3.72 लाख करोड़ का बजट पारित हुआ, जिसमें 67 करोड़ रुपए वापस लेफ्ट हो गए, उसको किया नहीं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास ने ठेकेदार लोगों को 42.19 करोड़ रुपए बिना टैक्स काटे काट दिया। 34 करोड़ रुपए वहां की ग्राम पंचायतें हिसाब ही नहीं दे पाई। 10-15 करोड़ रुपए बिना हिसाब के खर्चा कर दिया। ये जो बलराम जी की जयंती मना रहे, तो हमारा निवेदन इतना है, मूंग की खरीद में देखा, यही बलराम, यही किसान, यही अन्नदाता पैदा करता है। मूंग की किसान को जब खरीद आई तो ऐसे कंपनियों को उसके सैंपलिंग के जांच दी जो ब्लैक लिस्ट थी, उसी की ले गए। ये बोल रहा हूँ, दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का, ये बोल रहा हूँ मैं। मुझे राम जी की जयंती मनाइए, दिन भर मनाइए, पूरे साल मनाइए, मैं चलूंगा साथ में, लेकिन वो चरितार्थ करिए, किसानों की पीड़ा को समझने का प्रयास करिए। 2022 में किसानों की दुगनी करने की बात की थी, दुगनी कर दीजिए, हम स्वागत करेंगे। अच्छा पवन जी, बस पवन जी, अपन जरा प्रेम व्यास जी से भी स्वागत करेंगे। ठीक है, ठीक बात, आपकी बात आ गई। और आप बात कर रहे हैं कि खूब बनाइए। प्याज से शैम्पू भी बना की फैक्ट्री में, प्याज से शैम्पू भी बनाना चालू कर दिया, पता चला है कुछ दिन पहले। ठीक है, आपने कहा कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, चाहे राम जयंती मनाए चाहे कृष्ण जयंती मनाए,
मैं उम्मीद करता हूँ शायद कांग्रेस कार्यालय में इस बार धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई जाएगी। एक सवाल ये ज़रूर है प्रेम व्यास जी कि पवन पटेल जी ने जो बात की, कहाँ कहाँ कितना क्या है, आप ये इसमें कोई दो राय नहीं कि आपने कृषि का, सिंचाई का रकबा बढ़ा दिया, किसानों के कल्याण के लिए सरकार काम भी कर रही है, लेकिन ये जो एक बात होती है बार बार कि आधा पैसा जो, आधी ताकत जो है भ्रष्टाचार की तरफ जा रही है। बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं, बहुत सारी खबरें ऐसी आती हैं कि यहाँ तो अपने यहाँ के IAS अफसर ही खा जाते हैं 40-50 लाख का काजू किशमिश बादाम। तो इन पर भी अंकुश लगाना चाहिए सरकार को। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, यदि उनको भी सरकार थोड़ा टाइट कर देना तो मुझे ऐसा लगता है सोने पे सुहागा हो जाएगा। नहीं, निश्चित रूप से योगीराज जी, जब भी कोई योजना चलती है तो उस योजना को धरातल पर आने में ऐसे भ्रष्ट लोग रहते हैं जो उसमें भ्रष्टाचार करते हैं। सरकार का दायित्व होता है कि उस योजना को सुचारू रूप से चलाए और जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको भी सलाखों के पीछे भेजे। तो हमारी सरकार दोनों तरफ कार्य कर रही है। दूसरी तरफ मैंने तो प्रश्न करा था ना, कौन सी राज्य सरकार है जो 6,000 रुपए दे रही है, नहीं बता पाए। तो छत्तीसगढ़ में भी थे ना, राजस्थान में भी थे, हिमाचल में भी है, कर्नाटका में भी, तेलंगाना, कहाँ दे पाए। वहां पर तो हिमाचल में जो है 43% एक्ट हो चुका है। किसानों से कहा कि ये कहकर आए थे कि किसान अपनी फसल का, उपज का मूल्य खुद तय करेगा। उसके बाद किसानों को भगा दिया गया। अरे टॉयलेट टैक्स लगाने लगे। मंत्रियों ने कहा कि हम तनख्वाह नहीं लेंगे। तेलंगाना, कर्नाटका में लगभग 3,000 किसानों ने आत्महत्या कर ली, लेकिन वहां किसानों का हित नहीं होना। इन्होंने 27 रुपए करा रहे भैया, 6,000 केंद्र से आ रहे, 6,000 राज्य से आ रहे, वो भी जोड़ लोगे तो 27 रुपए नहीं होता है। पता नहीं कहां से आंकड़े लेकर आते हैं। दूसरी बात है कि हम तो किसानों के लिए सतत कार्य कर रहे हैं। देखिए, अभी संस्कृति का पाठ पढ़ा रहे थे, अब बीच में बोल रहे हैं। ये दोहरा चरित्र है कांग्रेस का कि जिन राज्यों में रहो। ठीक है प्रेम व्यास जी, अपन उनको एक उनको भी टाइम देता हूँ। पवन जी, ये दो चार जो बात बोल रहे हैं प्रेम व्यास जी कि एक तो आप अपने स्टेट का आंकड़ा नहीं दे पाए, दूसरे टॉयलेट टैक्स लगा रहे हैं, बहुत सारी चीजें आप कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? नहीं, देखिए, हम तो मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। वहाँ के बारे में कहाँ टॉयलेट टैक्स लगा हमें जानकारी नहीं, मैं पता करके उसको ही बता दूंगा। अरे अब सुनिए, तो यहाँ की बात तो आप कर नहीं रहे हो। आपने किसानों को करने के लिए हमारे सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री 2022 में किसानों के अरे अब ये गलत बात कर रहे हैं। अरे हमने तो बताया ना कि आप तो सम्मान निधि कर रहे हो, लेकिन सम्मान तो नहीं कर रहे हो आप ना। क्यों सम्मान नहीं करे? क्योंकि आप एक एक प्रश्न करो, मैं बात को जवाब देने के लिए पवन जी, आप एक एक प्रश्न करिए, मैं एक एक प्रश्न का जवाब दूंगा। ठीक है, अपन तो एक दूसरे का सम्मान करेंगे यहाँ पे। एक मिनट, अब एक जवाब मैं लेता हूँ देवदत्त दुबे जी से। प्रयास करिए, ठीक है पवन जी, नाम दे देंगे। पवन जी 3,000 रुपए देने की बात की, आज तक नहीं पता पड़ा कि 3,000 कम मिलेंगे। 1250, 250 राखी 10 तारीख आने वाली है। ठीक है पवन जी, दोहरा चरित्र समझने का प्रयास करिए। हमेशा किसी भी चीज में दोहरा चरित्र ही जीते हैं। दोहरा चरित्र कहते हैं दिखाने के लिए कुछ, कहने के लिए कुछ, करने के लिए कुछ। ठीक बात, ठीक है। अब एक दारुण दुख दे ताकि मती पहले हर ले, समस्या ये है। बिल्कुल, अब एक सवाल मैं ले लेता हूँ देवदत्त दुबे जी से। दुबे क्या शामिल होने के बाद मती ठीक होती है? वॉशिंग मशीन से धुलने के बाद ये अलग फार्मूला लगाया है तो अलग बात है, बाकी सबकी मती भ्रष्ट हो गई है। अब वो होता, बताइए ना पवन जी, एक मिनट पवन जी, फार्मूला है भैया। होता यही है कि जब डिबेट पे सेंट्रल रहने की बात करते हैं, जब मध्य प्रदेश में रहने की बात करते हैं, एक मिनट दोनों सुन लीजिए। पवन जी एक मिनट, होता यही है कि जब अपन, पवन जी एक सेकंड जरा सुनिए, होता क्या है कि जब अपन डिबेट पे सेंट्रल रहने की बात करते हैं और मध्य प्रदेश पे सेंट्रल रहने की बात करते हैं तो अपन पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, पूरा देश और विदेश तक घूमे आते हैं। लेकिन डिबेट पे आपको बार बार पकड़ के लाना पड़ता है कि कोशिश अपन ये करें कि विषय पर रहें, डिबेट पर रहें। लेकिन एक सवाल बस देवदत्त दुबे जी से ले लेता हूँ। दुबे जी, हमारा ये कहना है कि या तो तुलनात्मक चीज़ें बताए विपक्ष, सवाल उठाए, इसमें कोई दो राय नहीं और इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं है। सरकार जो काम कर रही है, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि आज़ादी के बाद से 2003 तक 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी। अब मोहन यादव तो कह रहे हैं ये तो हमने सवा साल में ही कर दिखाया, तो काम तो हो रहा है। सम्मान निधि भी आ रही है, भले ही वो देर से आ रही हो, कम आ रही हो। देखिए, बहुत सारी चीजें योगेश जी समय काल परिस्थिति की बदलती जाती हैं। स्वाभाविक रूप से जब आए व्यक्ति की कितनी थी 2003 में, आज कितनी, तो भाजपा इसलिए जीत भी रही है। आप ये भी तो समझो कि 2003 से लगातार पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक हर चुनाव जीत रही है, पार्षद से लेकर महापौर सब चुनाव जीत रही है। अभी 2900 सांसद बीजेपी के, तो वो कुछ कर रही है, ये बात है। ये उसका ये पर्चा है, उसका परिणाम है। जी, यदि
बिल्कुल ठीक जैसे है, देश में चूंकि बहस चल समय रही। बहुत इतना ही था, लेकिन आप तीनों ने अच्छे लॉजिक रखे। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।